हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मज़ा आ रहा है बच्चों 8th यूनिट में। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 8th यूनिट का सबसे लास्ट क्वेश्चन। हम लोग 8th यूनिट के भी एंड पे आ गए हैं और काफ़ी कुछ सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप देखोगे तो 12th का ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास खाली बस 2 यूनिट्स और बची हुई हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट और इकोलॉजी वाली यूनिट। तो ये यूनिट जो है हमारा अब यहाँ पे एंड हो रहा है इस पर्टिकुलर एक लास्ट चैप्टर से, और जिस चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसे कि आपको पता है कि पूरी यूनिट ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात करती है। जैसे पहला चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, दूसरा चैप्टर हमने डिस्कस किया स्ट्रेटजी फॉर द फूड एनहांसमेंट, और अभी जो अब लास्ट चैप्टर पे अपन डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन सोसाइटी है, क्या सारे माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल हैं? जैसे कि हमने बताया कि जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं भैया, डिजीज़ कॉज करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। तो क्या सारे ही माइक्रोब्स ऐसे होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, और अगर वो ना हो तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे हार्मफुल हैं। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि हमारे लिए कौन कौन से माइक्रोब्स ऐसे हैं जो बेनिफिशियल होने वाले हैं, और इसमें हम बहुत सारे माइक्रोब्स देखते हैं जिसमें कुछ क्या कहते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं, लैब होता है किस तरीके से हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं अपने डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे कि अगर हम बात करें, लैब हो गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो क्या करता है हमारे लिए मिल्क टू कर्ड और इन सारी चीज़ों के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डो का फॉर्मेशन देखें कि अगर डो नहीं बनेगा तो यहाँ पे हम बहुत सारे फूड प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं। लाइक एक बहुत सिंपल सी बात ये समझो कि जितना भी हम ये ब्रेड और ये सारी चीज़ें बनाते हैं वो सब डो से बनाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें चीज़, अरे चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को तो आजकल तो वैसे भी चीज़ बहुत पसंद होता है। अगर आपको क्या खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो उसमें आपको चीज़ चाहिए। बहुत टेस्टी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अब ये चीज़ भी कुछ रॉकफोर्ट चीज़ होता है, कुछ स्विस चीज़ होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि रॉकफोर्ट चीज़ क्यों कहलाता है, स्विस चीज़ क्यों कहलाता है, डो का मेन काम क्या होता है, कौन कौन से जो वायरस हैं, कौन सा ईस्ट है जो यहाँ पे काम करने वाला है। कुछ बेकर्स ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, कुछ ब्रेवर्स ईस्ट है, बहुत सारे ईस्ट के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में डिस्कशन होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कॉफ़ी कोका हो गया, यहाँ पे राइस की बात हो गई, चीज़ की बात हो गई, यहाँ पे कुछ बेवरेजेस की भी बात हो गई, यहाँ पे कर्ड की बात हो गई। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स माइक्रोब्स के हेल्प से ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेसेस करेंगे ये माइक्रोब्स जिसकी वजह से ये फूड प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, और जो ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और आज के टाइम पे आपके टेस्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इससे क्वेश्चंस बच्चे आते हैं रेगुलर। यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। अगर आप देखोगे एग्जामिनेशन में तो इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, अगर हम देखते हैं इसके आगे कि ये जो प्रोसेस जो माइक्रोब्स हैं, आप देखो कि बहुत सारे बेवरेजेस होते हैं। अच्छा जी, आपको ये दिख रहा होगा वाइन एंड बियर, हाँ जी। चलिए, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेवरेजेस होते हैं जिसको हम फर्मेंटेड बेवरेजेस कहते हैं, और जिस पे बहुत आज के सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करती है। तो बहुत सारे न्यूट्रिशनल ड्रिंक्स भी आते हैं, बहुत सारे। जैसे आजकल देखोगे आप जूस, ठीक है ना। तो आप जूस क्या करते हो, आप देखते हो कि एक टाइम पे उसको डाला और उसके बाद उसमें काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, ख़राब नहीं होते हैं। तो क्या वहाँ पे ऐसा क्या यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता है? क्या ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं, क्या ऐसे माइक्रोब्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें होती हैं? तो माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और इसमें फर्मेंटेड बेवरेजेस, जहाँ पे हम बियर और वाइन की भी बात करते हैं, डिस्टिलेशन की बात करेंगे कि कौन सिंगल डिस्टिलेशन वाला है, कौन सा डबल डिस्टिलेशन वाला है। तो ये सारे ड्रिंक्स की बात होने वाली, सारे बेवरेजेस की बात होने वाली ये चैप्टर के अंदर। यानी कि माइक्रोब्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। और इसके बाद अगर हम देखें तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें तो ये क्या है, एंटीबायोटिक्स। मेरे ख्याल से कोई भी आप में से ऐसा नहीं होगा जिसने एंटीबायोटिक्स के बारे में ना सुना हो, और या फिर अब तक की अपनी लाइफ में उसने एंटीबायोटिक्स ना ली हो। तो ये एंटीबायोटिक्स का जो अगर डिस्कवरी की बात की जाएगी कि किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी करी। जो एंटीबायोटिक टर्म था वोक्समैन ने दिया था। बहुत सारा डिस्कशन करना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात होगी, और पेनिसिलियम नोटेटम, तो कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, और
कहाँ पे मेन यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद कुछ केमिकल्स की बात होगी, जिन केमिकल्स की अगर बात करें जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया जिसको क्लॉट बस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि अगर मान लो कि कहीं इंटरनल क्लॉटिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे क्लॉट बस्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। वहीं पे साइक्लोस्पोरिन जैसा केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, ठीक ना, जो इम्यूनोसप्रेजेंट होता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन माइक्रोब से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। ये जो केमिकल्स हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये पेनिसिलिन है, बच्चे इनके बिना आज की लाइफ का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अगर आप देखो कि एक हेल्दी ह्यूमन चाहिए तो वो डिजीज़ फ्री चाहिए, और डिजीज़ फ्री चाहिए तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। और ये मॉलिक्यूल सब कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, माइक्रोब से ऑब्टेन हो रहे हैं, कुछ फंजाई से, कुछ बैक्टीरिया से, ठीक है ना। तो ये सब कुछ जब ऑब्टेन करने के लिए हमें इन माइक्रोब्स की जरूरत पड़ने वाली है तो डेफिनेटली हमें उनके बारे में पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये चैप्टर हमें यही सारी चीजें बताने वाला है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अगर सीवेज ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आप देखो कि घरों में जो पानी आता है, और आज के टाइम पे वाटर की वैसे भी डेफिशिएंसी होती जा रही है अर्थ पे, जो ड्रिंकिंग वाटर है काफ़ी कम होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने कुछ डिस्कवरीज, मतलब सोसाइटी या फिर हम कह सकते हैं साइंटिस्ट ने कुछ चीज़ें डिस्कवर करी कि किस तरीके से जो सीवेज का पानी जो बर्बाद हो रहा है उसको किस तरीके से रीयूटिलाइज किया जा सकता है, तो उसको रिसाइकिल करके, और किस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, कुछ सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। बच्चे डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बनता है, और आपका ये समझिए कि गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। आप जब लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में प्रॉपर हम आपको नोट्स भी देंगे, प्रॉपर इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। इवन ये समझिए कि आपके जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, गंगा यमुना एक्शन प्लान और ये सब, इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो जितने भी 12th वाले हो समझो कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, और जितने नीट वाले हो आप ये समझिए कि जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, जिस पे अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप इसमें पढ़ना शुरू करोगे। तो 2 नंबर कहीं भी नहीं गया है, ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन नीट के लिए कहीं नहीं गए यहाँ से। हर साल यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं नीट के एग्जाम में। फिर अगर हम बात करें कि माइक्रोब इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस, बायोगैस की बात करी जाए तो बहुत सारे लोग इससे फैमिलियर भी हो गए और बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत पहले यूज़ किया जा रहा था। अभी आज के टाइम पे इस पर बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आजकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप सीएनजी वगैरह यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब बायोगैस का बहुत इंपॉर्टेंस होता था, और जो पालतू जानवर थे उनके डंग वगैरह से क्या करते थे, हम गैस का प्रोडक्शन करते थे। तो यहाँ पे मिथेनोजेंस की बात होगी कि जो मीथेन गैस, बायोगैस पता ही है ना आपको क्या क्या चीज़ें होती है। मीथेन गैस होता है उसका मेन उसमें, और वहाँ पे जो मिथेनोजेंस होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे। और ये जो बायोगैस टैंक होता है, यहाँ से हम बायोगैस निकाल के इसको एनर्जी सोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके भी फॉर्मेशन के लिए और इससे जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से बनते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और उसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर अगर हम बात करेंगे तो माइक्रोब्स एज द बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट्स। अब ये जो माइक्रोब्स हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमने बात की कि बहुत सारे ऐसे डिजीज भी होंगे, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स भी होंगी जिनको ये माइक्रोब्स दूर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बीटी कॉटन का एग्जांपल लेके चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, बीटी कॉटन के बारे में, बैसिलस thuringiensis से, ठीक है ना। तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो प्रोटीन्स हैं उसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, कोरम से सेंसिंग होते हैं, और उसके बाद कंपटीशन फॉर द न्यूट्रिएंट एंड स्पेस, और उसके बाद साइड्रोफोर्स, और ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बायो कंट्रोलिंग ट्रिगर्स हैं इनके बारे में, और किस तरीके से हम इन प्लांट के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप करा दें जिससे इंसेक्ट्स वगैरह इसको खाना पाए। तो ये सब कुछ प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। और लास्ट में माइक्रोब्स एज द बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर्स की अगर बात करी जाए तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, आजकल आप बहुत सुनते होंगे ऑर्गेनिक फूड के बारे में, आजकल आप बहुत सुन रहे हो, क्योंकि अगर आप देखो तो जो ये फूड प्रोडक्शन की प्रोसेस है, इसमें जो
फर्टिलाइजर्स से इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा, यानी कि यूरिया और डाई और ये सब बहुत सारा यूज़ किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले दो प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला तो क्या होता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ख़राब होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं ह्रास होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के डेट में ट्राई किया जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से काम किया जा रहा है इस पर। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं, उन माइक्रोब्स से हम क्या करते हैं, कुछ हम इसके क्या कहते हैं, फॉस्फोरस के एडाप्टेशन, वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, कुछ नाइट्रोजन सिंथेसाइजिंग प्रोसेसेस करते हैं, यानी कि अगर हम बात बोलें तो हम सॉइल के अंदर क्या कर देंगे, उनके नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को बढ़ा देंगे, जिससे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें तो जैसे कि हम माइकोराइजा वगैरह यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ फंगल हाइफी का एसोसिएशन क्रिएट करा देते हैं, जिससे उसके एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। बहुत सारी प्रोसेसेस करने वाले हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, मजा आएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है ना। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसी तरीके से कि पूरे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, पूरा जो ह्यूमन सोसाइटी है, हमारी डेली लाइफ में हम कितना डिपेंड करते हैं इन माइक्रोब्स के ऊपर, इन माइक्रोब्स से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर ये नहीं होते हैं तो फिर हमारे क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक बार आप प्लेलिस्ट में आइए, इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं उसको पढ़िए, इससे रिलेटेड नोट्स बनाइए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके क्वेश्चंस डालिए, डेफिनेटली विल रिप्लाई दैट। एंड एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हम लोग इससे डाउट सेशंस जो होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मिलते हैं फिर बच्चों प्लेलिस्ट में नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।